ओके, आपके पास जो है वो यहाँ से मैंने सबको बताया कि आर वेक्टर और आर वाली टर्म को रहने दिया क्योंकि डेल्टा टी आर सिर्फ इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसको उठा के हम इधर ले गए और ये टर्म जो आपके पास आर वेक्टर ओवर आर थी, आपके पास आर यूनिट वेक्टर आपको देगी और यहाँ से बाकी टर्म को डिनोमिनेटर में ला के हमने डेल्टा टी आर की वैल्यू निकाली। अब ये जो हमारे पास डेल्टा टी आर की हमने वैल्यू निकाली है, अब इसमें देखें डिनोमिनेटर में इन्होंने माइनस साइन को कॉमन लेके ऊपर ले गए और उसमें से आर सी का फैक्टर भी एक कॉमन ले लिया और आर ओवर आर वेक्टर ओवर आर जो है उसने आपको आर हेड दे दिया और ये वाली टर्म पूरी आपके पास वो कैपा है जो आपने एस की थी, मतलब जो आपने पहले यूज़ की है, ठीक है। तो इन अदर वर्ड आपके पास डेल्टा टी आर जो है वो इसके बराबर आ गया है, जिसमें आर हेड आपके पास इसके बराबर है, आर वेक्टर इसके बराबर है और कैपा रिटार्डेशन फैक्टर इसके बराबर है। तो जो ग्रेडियंट आपके पास आ रहा था उसके अंदर वी का जो आपने ग्रेडियंट फाइंड किया था उसमें जो डेल्टा टी आर आ रहा था वो आपने सॉल्व करा और उसकी वैल्यू जो है वो आपने यहाँ पे पुट कर दी। फिर उसके बाद आपने इसको सिंपल जो है वो माइनस साइन कॉमन लेके दूसरी साइड पर रहेगी आपके पास और फिर उसके बाद इसको जो है वो थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई किया कि सी स्क्वायर से यहाँ पे डिवाइड कर दिया, अंदर सबको कैपा को नंबर कैपा को कॉमन ले लिया, तो आपके पास ये नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट आ गया। अब आपके पास नेक्स्ट टर्म आपने सॉल्व करनी है, ए को विद रिस्पेक्ट टू टाइम सॉल्व करना है, तो उसके लिए जो है वो आपने ए की वैल्यू लिख ली जो आपके पास ए की वैल्यू थी इन टर्म ऑफ आपके पास सॉरी ए की वैल्यू जो हमारे पास रिटार्डेड पोटेंशियल आया था हमने वो नोट कर लिया। तो उसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम अब हमने डिफरेंशिएट करना है, तो इसको आपको नोट्स ध्यान से नोट करना कि क्या क्या इन्होंने चीज़ें की हुई हैं। पहले स्टेप में इन्होंने आर को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, आर हैट और आर जब मिले तो उन्होंने आर वेक्टर बना दिया। फिर दूसरे स्टेप में इन्होंने वो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके इन्होंने जो है वो पहले एक दफ़ा वी ओवर वी के ऊपर आपके पास इन्होंने टाइम डेरिवेटिव अप्लाई किया और फिर दूसरी वाली टर्म के ऊपर जो है वो टाइम डेरिवेटिव जो है वो अप्लाई कर दिया। फिर वी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट किया, तो वी जो है वो आपके पास क्योंकि टी आर का फंक्शन है तो उससे पहले टी आर की रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट किया एंड देन फिर टी आर को टी की रिस्पेक्ट से, ठीक है। एक्सेलरेशन और ये आ गया, एक्सेलरेशन आपके पास इसके बराबर से। अब ये चीज़ जो है वो कहाँ से आई, इसको सॉल्व करना है। ये जो वाला प्रॉब्लम पूरा ये जो पूरे डिटेल सॉल्व हुई हुई हैं चीज़ें, ये आपके पास एक्चुअली आपकी बुक में जो है उन्होंने आपको कह दिया था कि ये प्रॉब्लम 10.19 है जो आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास मतलब उसको सॉल्व करें उन्होंने यहाँ पे से पार्शियल ए बाई पार्शियल डी का डायरेक्ट रिजल्ट ले लिया, लिख दिया। तो इस तरह से आपके पास इस वाले जो सोल्यूशन है जो मैं आपको बता रही हूँ, सोल्यूशन के अंदर आपका एक तरह से प्रॉब्लम 10.19 भी सॉल्व हो गया, ठीक है। तो अब हमने पार्शियल पहले सबसे पहले अगेन सी डेल्टा टी आर की वैल्यू लिखी, फिर उनका स्क्वायर लिया, दूसरी साइड पे आपके पास आर स्क्वायर आ गया जो कि बराबर है आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर। फिर उनको विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपने डिफरेंशिएट करना है। फिर उसके बाद आपके पास जो आर है सिंपल वो आपके पास मैग्नीट्यूड है आर वेक्टर का, उसकी वैल्यू उन्होंने लिखी और यहाँ पे फिर इन्होंने आपके पास इसको सॉल्व किया। तो असल में हमारा मकसद ये सारा क्या है कि हम लोग किसी तरह से जो है वो पार्शियल टी आर ओवर पार्शियल टी निकाल लें। तो यहाँ से उन्होंने वैल्यू निकाल ली जो कि 1 ओवर कैपा के बराबर आई है और फिर इसको उन्होंने इस रिलेशन के अंदर पुट कर दी। क्योंकि ये सिंपल मैथ है, इसमें कुछ इतना ज़्यादा ऐसा नहीं है जो समझ ना आए, इसलिए मैं इसको ज़रा स्किप कर रही हूँ। फिर उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट स्टेप है कि आपके पास ये वाली चीज़ अब आपने सॉल्व करनी है। तो इसके लिए इन्होंने ये वाली चीज़ आपको दिखाई है एक कि इस वाली चीज़ को हमने यूज़ किया कि 1 ओवर यू अगर आपके पास की टर्म में की फॉर्म में अगर आपके पास कोई टर्म है और आप उसका विद रिस्पेक्ट टू यू जो एक्स का फंक्शन है और आप उसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करें तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये फार्मूला सिंपल आपके पास डेरिवेटिव का फार्मूला ये यहाँ पे यूज़ किया गया है एंड देन आपके पास उसमें जो एक टर्म आ रही है पार्शियल आर बाई पार्शियल टी उसको सॉल्व किया गया है और फिर उसके बाद ये पूरे सॉल्व करके आपके पास ये फाइनल रिज़ल्ट आ गया और फिर ये इस तरह से आपके पास सारी टर्म्स आपने पुट की तो पार्शियल ए बाई पार्शियल टी आ गया।
ये वो है जो आपके पास 10.19 प्रॉब्लम जो है ना उसका रिज़ल्ट इन्होंने आपकी बुक में डायरेक्ट यूज़ किया। बस ये आपके पास पार्शियल ए बाई पार्शियल टी की आगे इक्वेशन। यहाँ पे इन्होंने रेफरेंस दिया हुआ है 10. Does this expression give you result for partial A r by partial t open equation 10.63। असल में ये जो बुक का एडिशन यूज़ कर रहे हैं वो डिफरेंट है, जो मेरे पास एडिशन है वो डिफरेंट है, इसलिए इक्वेशन नंबर्स जो है वो थोड़े से आगे पीछे हैं। ठीक है, बस ये आप मैथ देख लेना कि ग्रिफिथ इक्वेशन 10/3 और पेज हो जाता है। तो ये आपके पास ग्रिफिथ की ये जो इक्वेशन है, बेसिकली हमारा जो है वो इक्वेशन 10 जो मेरे पास एडिशन है जो 2012 वाला एडिशन है उसके अंदर जो है वो, क्योंकि ये 2012 वाला एडिशन जो है हमारे पास उसके अंदर जो है वो एक मिनट में आपको इक्वेशन नंबर बता देती हूँ। बुक में भी काफ़ी अच्छा सॉल्व किया हुआ है, ऐसा नहीं, बुक में भी आप जब बुक को भी साथ देखेंगे ये सोल्यूशन भी देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। बुक में जो इक्वेशन है वो है 10.70। ठीक है, और फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेशन में सब कुछ पुट करके हमने इसको फाइंड कर लिया। विद सम मोर अलजेब्रा, मोर वेक्टर आइडेंटिटीज एंड डिफाइनिंग टारगेट पोटेंशियल वेक्टर, दिस the retarded electric field of our moving point charge can equivalently be calculated as। तो हमारे पास ये आ जाएगा, इसको आप मैथ को आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। डिफरेंट पैरामीटर्स जो इन्होंने डिफाइन किए वो भी आपको इन्होंने बता दी। अब लास्ट में इन्होंने रिटार्डेड मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया मूविंग पॉइंट चार्ज की वजह से। उसमें कर्व लिया है ए का, और ए जो है आपके पास वी इसके बराबर था। ए जो है वो इन्होंने आपको बता दिया कि वो एक्चुअली इस रिलेशन से, क्योंकि बीटा जो है वो इसके बराबर है, तो उससे आपके पास ये चीज़ आ गई। ठीक है, फिर उसके बाद अगेन दो टर्म्स हैं तो दोनों पे अलग-अलग जो है वो कर्ल जो है वो अप्लाई कर दिया। वो इस रूल को यूज़ करते हुए हमने कर्ल अप्लाई किया। तो अब ये देख लेना, कर्ल का रूल जो है वो डेरिवेटिव से उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये टर्म तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, और डाइवर्जेंस ऑफ वी भी हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। डेल्टा टी आर भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। बस वो रिज़ल्ट्स हमने यूज़ करने हैं यहाँ पे तो, और ये हमने इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास मूविंग जो है चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड है वो आ जाएगी। अब हमारे पास जो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हमने जो टर्म्स इंक्लूड की हैं, अगर हम इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की टर्म्स को कंपेयर करें, because of the cross product of terms such as r cross v contained in the square bracket of expression for b, notice that since u is equal to cr hat minus v or v is equal to cr hat minus u, r cross v is equal to this। तो ये इन्होंने कुछ प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके और फिर उसके बाद इन टर्म्स को सिमिलर करने की कोशिश की है। तो ये सिमिलैरिटी अब आपके पास फाइनल रिलेशंस के अंदर आ गई। तो वी अगेन सी दैट दिस बी आपके पास इसके बराबर है, और बी जो है वो आपके पास परपेंडिकुलर है ई के। और ऑल्सो नोट दैट कि बी आर इज आल्सो परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर, वेयर आर वेक्टर इज इक्वल टू सेपरेशन डिस्टेंस वेक्टर फ्रॉम रिटार्डेड सोर्स पॉइंट टू फील्ड पॉइंट। तो
तो अब हम इस पर कुछ एनालिसिस कर लेते हैं कि जब आपके फर्स्ट टर्म है इन आर इन्वॉल्विंग सी स्केयर माइनस बी स्केयर फॉल्स ऑफ डिक्रीजेज एज आर स्केयर, मतलब जो आर स्केयर डिक्रीज़ करता है ये भी डिक्रीज़ करता है। इफोर द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर जीरो देन वी ऑब्टेन द स्टैटिक लिमिट। ऑब्वियसली एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी अगर आपके पास ज़ीरो हो जाए, अगर पार्टिकल जो है वो मूव ना कर रहा हो, तो आपके पास एक्सप्रेशन वही आ जाएगा जो स्टैटिक के लिए होता है। द फर्स्ट टर्म इन आर आल्सो नोन एज जनरलाइज्ड कूलम फील्ड, आल्सो नोन एज velocity field, which describe the macroscopic electric behavior of virtual photons. The second term in retarded electric field involving the triple product falls off decreases as 1 over r. This term dominates a large separation distance, and the second term is responsible for radiation, hence the second term is also known as radiation field. So this is also proportional to a. Also it is also known as acceleration field, describe the macroscopic collective behavior of real photons. तो इसमें जो चीज़ें कंपेयर की हुई, पहली बात आपको ये बताई हुई है कि अगर आपके पास एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी ज़ीरो हो जाए तो आपके पास स्टैटिक फील्ड वाली इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। दूसरी बात ये है कि आपके पास जो फर्स्ट टर्म है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो एक्चुअली आपको जनरलाइज कूलम फील्ड बताती है, जिसे हम वेक्टर फील्ड भी कहते हैं, और ये आपके पास वर्चुअल फोटोन का बिहेवियर या माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर को एक्सप्लेन करती है। जो सेकंड टर्म है वो 1 ओवर आर से डिक्रीज़ करती है, अगर आपके पास 1 ओवर आर से वेरी करती है, और ये लार्ज डिस्टेंस में डोमिनेंट होती है। तो अगर आपके पास ये जो सेकंड टर्म है वो रिस्पॉन्सिबल है रेडिएशन के लिए, इसलिए हम इसे रेडिएशन फील्ड भी कहते हैं। ये प्रोपोर्शनल एक्सेलरेशन के, इसलिए इसको हम एक्सेलरेशन फील्ड भी कहते हैं। और ये आपके पास रियल फोटोन का माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर एक्सप्लेन कर दिया, और यही टर्मिनोलॉजीज आपके पास मैग्नेटिक फील्ड पे आएंगी। और जो फोर्स एक्सर्ट होगी ऐसे पॉइंट चार्ज के ऊपर, जो कि अगर हमने ऑब्जर्व करना है एट द ऑब्जर्वेशन या फील्ड पॉइंट आर एट द प्रेजेंट टाइम टी ड्यू टू रिटार्डेड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, किसी भी टेस्ट चार्ज के ऊपर, इस रिटार्डेड इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो मूविंग चार्ज की वजह से प्रोड्यूस हो रही है, वो जो होगी वो कहलाएगी रिटार्डेड लॉरेंस फोर्स, और उसका एक्सप्रेशन ये लिखा हुआ है, और उसके लिए भी पूरा रिलेशन जो है वो सॉल्व कर दिया। एग्जाम्पल 10.4 आप कर लेना, ये जो है कैलकुलेट करनी है आपने इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज मूविंग द कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगी, बाकी सब कुछ वैसा ही होगा, बस एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगी। थोड़ा सा ये मैथ है, और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपके पास इन्होंने ये जो रिजल्ट्स आपके पास डिराइव किए हैं एंड देन उसके करस्पॉन्डिंग डायग्राम्स बनाए हैं, तो ये आपको शो कर रही है कि आपके पास अगर एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसकी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड किस तरह की होगी, नॉर्मली उससे डिफरेंट होगी, क्योंकि आप नॉर्मल एक स्टैटिक चार्ज की इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करते हैं।